अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इमरान खान की उनके अहल खाना और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का मामला अभी तक लटका हुआ है। बरतानवी मीडिया को एक इंटरव्यू में इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का यह कहना था कि जेल में उनके वालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और उनके जाती मौलिज को उन तक रसाई जो है वो नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वीजे के लिए दरख्वास्त दे दी है और वो जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। इमरान खान के छोटे बेटे कासिम ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि जेल में गैर मियारी हालात हैं जो किसी भी कैदी के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन पर पूरा नहीं उतरते। ताहम हुकूमत ने इमरान खान के साथ किसी भी किस्म के नारवा सलूक की जो है वो तरदीद की है। वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा कि इमरान खान जो है वो तकरीबन 860 रोज से जो है वो जेल के अंदर हैं और रसूलन उन्हें हफ्ते में एक मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 112 हफ्तों के दौरान 870 मुलाकातें जो है वो की हैं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली का जो है वो ये कहना था कि इमरान खान तो एडियाला जेल में जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि हथकड़ी लगाकर इन्हें अटक किले की चार दीवारी में रखे जैसे नवाज शरीफ को जो है वो रखा था और तो फिर पता चले कि जेल जो है वो किसे कहते हैं। फिर दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज इमरान खान और उनकी बहनों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात भी जो है वो दर्ज कर लिए गए। मुकदमे में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धरने के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, तशद्दुद किया गया और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। गुज़िश्ता दिनों इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उनकी बहनों ने अडियाला जेल के करीब फिर से धरना दिया था, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ये धरना मुंतशिर हो गया था। साथ ही साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। अदालत के अहकामात पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुल्ज़मान की तलबी के नोटिस आवेजा कर दिए गए हैं, जिसमें उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश होने की हिदायत भी की गई है। नोटिस में यह भी दर्ज है कि मुल्ज़मान की पेशी के हवाले से यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वो अदालत के सामने हाजिर होकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। अब इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया, धरने दिए, लेकिन ये रिहाई अभी तक नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जहां पर मुज़ाकरात की बात है, अब उन्होंने मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन रहनुमा महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को जो है वो नामजद किया कि वो पीटीआई की जगह मुज़ाकरात करें, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ये वाज़े कर चुके हैं कि मुज़ाकरात कब, किससे और किस बात पर करने हैं। तो ये फैसला महमूद खान नचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास जो है वो करेंगे और ये दोनों रहनुमा भी इस बात का फैसला इमरान खान से मुलाकात के बाद ही करेंगे, जो कि फिलहाल जो है वो नहीं हो रही। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि कुछ बैकडोर राब्ते भी हैं। अब क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की कोई राह निकलती हुई नजर आ रही है या नहीं, और फिर पीटीआई से जुड़े ये दीगर मामलात जिनका मैंने जिक्र किया, इन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं मुलाकात वाले मामले पर जो है वो आपकी राय जानना चाहता हूं। हुकूमत का मुसलसल ये कहना है कि मुलाकात के बाद सियासी बयानात जो है वो नहीं दिए जा सकते या ये मुलाकात जो है वो सियासी नोयत की नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अदालत के अंदर अंडरटेकिंग भी जो है वो दी हुई है। तो क्या वाकई फिर मुलाकात ना करवाने का ये जो हुकूमती जवाज है ये दुरुस्त है? मोहम्मद रहमान साहब, बिल्कुल नामुनासिब है रवैया हुकूमत का। उसकी वजह यह है कि जो जवाज वो पेश करते हैं, हम सियासी लीडरशिप या वकला या उनके फैमिली मेंबर्स की इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराने की, वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। उसकी वजह यह है कि अगर जो जवाज वो पेश करते हैं कि नक्स अमन का खतरा है या उससे कोई सियासी बयान है, फलाना है, वो है, तो जो सियासी लीडरशिप, वकला या फैमिली मेंबर्स इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं तो वो खुद से मुंह उठा के नहीं चले जाते, वो अदालत की इजाजत और अदालत के मुरव्वजा तरीक़ेकार के मुताबिक जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन आई थी और उस डायरेक्शन को कमोबेश साल हो गया है।
कि जो मंगल का दिन है उस दिन वकला, खान साहब के जो लीगल टीम है या कोई और वकील जिसका नाम उस लिस्ट में हो, मुलाकाती लिस्ट में, और फैमिली मेंबर्स वो मंगल के दिन जाएंगे और सियासी क़यादत थर्सडे के दिन जाएगी, यानी जुमेरात के दिन। अच्छा, ओके। अब हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि कोई सियासी बात होती है या फलां होता है, डींग होता है। अगर मैं उनकी बात सही भी मान लूं तो क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अपनी बनाई हुई तौजीह पे वो हाई कोर्ट का ऑर्डर एक साइड पर रख के किसी की मुलाकात ना कराने दे? नहीं। अगर ये कानून को मानने वाली हुकूमत हो या आईनी हुकूमत हो तो वो अपने ये नुकात उस अदालत में ले जाएगी जिस अदालत के हुक्म पे हम लोगों की मुलाकातें हो रही थी या होनी चाहिए। अदालत का फिर ये इख्तियार है कि वो उनका मौक़िफ़ सुने। अगर वो समझते हैं कि हुकूमत के मौक़िफ़ में वजन है तो फिर हमें कोई डायरेक्शन दे देंगे कि फला बंदा जाए, फला बंदा ना जाए, या ये बात करें वो ना करें। लेकिन इस वक्त हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है और अपनी जो शिकायत हैं, अपनी जो पॉइंट्स हैं वो अदालत में जमा करे। वो अदालत जाते नहीं है, हुकूमत अदालत में अपना मौक़िफ़ देते नहीं है और अदालत का हुक्म भी इंप्लीमेंट नहीं करते। तो इस वक्त एक तरह से एक खला है, एक खामोशी सी है, यानी कि आईन को खामोश कर दिया गया, उस पर अमल नहीं हो रहा। ये जो हुकूमत कहती है कि बाहर निकलकर सियासी बातें नहीं कर सकते, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज्यादा जोर अभी इस वक्त हुकूमती वज़रा का इसी बात पर है कि मुलाकात होती है, मुलाकात से बाहर निकलकर सियासी बातें की जाती हैं। रहमान साहब, इस फिर मेरा मौक़िफ़ वही है। आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, मैं भी आपकी तरह एक छोटा मोटा वकील हूं। तो यहां मैं बतौर सियासी कारकुन नहीं, बतौर वकील एक बात करूंगा कि इमरान खान साहब के साथ मिलके बाहर एक शख्स ने कोई बात की, हुकूमत कहती है कि जनाब भी आप कानून तोड़ रहे हैं, तो क्या ये फैसला हुकूमत करेगी या ये फैसला अदालत करेगी? आप अदालत में अगली पेशी में जाएं या उसी दिन जाके दरखास्त जमा करें कि जनाब आपने तो इजाजत दी है इन लोगों को मिलने की, ये तो कानून तोड़ रहे हैं। तो फिर अदालत आपके नुक्ते को देख लेगी कि क्या हम वो बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका फैसला तो हुकूमत नहीं करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो पाबंदी है, अगर कोई ऐसी पाबंदी लगानी है तो वो अदलत लगाए, ना कि हुकूमत लगाए। आप ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के इख्तियार ही कोई नहीं है, अदालत के। बाय द वे, वैसे बाय द वे दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जेल में कोई, ना तो वो कोई हकीम है, ना कोई वो ज्योतिष का हाल बताते हैं, ना कोई वो महकमा मौसमियात में से हैं कि वहां जाके वो एक मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर सियासी लीडर हैं, सबसे बड़ी जमात के वो बानी चेयरमैन, साबिक वजीर आजम है। उधर आके जिसने बात करनी है, हमारा इमरान खान साहब से क्या रिश्ता है? हम उनके वर्कर हैं, वो हमारा लीडर है, वो हमारा एक साबिक वजीर आजम है। तो उनसे बात आपने सियासी ही करनी है ना। मियां नवाज शरीफ साहब जो दरबार लगाते थे, जो रोज रोज की उनकी तो लिस्ट आती थी, अपना जाके चेक कीजिएगा कभी, उनकी तो लिस्ट आती थी। वो लोग बाहर आके क्या करते थे? ये जो ख्वाजा आसिफ साहब या जो एहसन इकबाल साहब या उनकी अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये सारे लोग जब मियां साहब से निकल के बाहर आते थे तो क्या मियां साहब की स्टील मिल की कहानियां सुनाते थे? वैसे वो भी सुनाने वाली कहानियां नहीं है, लेकिन वो बाहर आके पॉलिटिकल बात करते थे ना। मियां नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर है, आसिफ अली जरदारी साहब एक पॉलिटिकल लीडर है, तो उसी तरह इमरान खान भी एक पॉलिटिकल लीडर है। उनसे जो भी मिलेगा बाहर आके वो पॉलिटिकल बात करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा अली भाई, ये इमरान खान के जो साहबजादे हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं, वो मैं डिटेल में जो है वो नहीं जाता, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, जनवरी में जो है वो पाकिस्तान आएंगे। पार्टी के अंदर कोई बात हुई है क्या? उनकी जो है वो आमद जो है वो किस लिए होगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस इंटरव्यू के बाद जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं कि पार्टी उनके इस फैसले को, उनके वापस आने को किस तरह से देख रही है? उनका मुल्क है, उनके वालिद का मुल्क है, उनका बचपन इधर गुजरा है और नस्ल अपने बाप पे ही जाती है, तो वो इस पाकिस्तान के बेटे हैं, उनका हक है कि वो पाकिस्तान आए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे और उनके आने को इफेक्टिव करे, यानी उनको यहां आने दिया जाए और उनको अपने वालिद से मिलने दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि पार्टी में अभी तो इस पर मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं पार्टी लीडरशिप के सामने मौक़िफ़ रखूं कि उनका जो बयान है वो बड़ा बयान है, उनका आना कोई मामूली बात नहीं है। तो उस पे अगले हफ्ते कोई बड़ी पार्लियामेंट्री जॉइंट मीटिंग हो जाए हमारे MNAs और सेनेटर्स की,
पार्लिमानी पार्टी की, जो इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि अवाम लाना निकालना तो सारा अवामी जो सियासी क़यादत है उनका काम है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे अगले हफ्ते एक बड़ी मीटिंग हो जानी चाहिए कि अगर दोनों जो नौजवान हैं वो आते हैं तो उसके लिए फिर पार्टी मुनासिब जो भी उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो हो जाए। लेकिन उन्होंने पहले भी अली भाई, पहले भी उन्होंने ऐसा इरादा जाहिर किया था, लेकिन वो पर बाद में को बात आगे बढ़ी नहीं। आपको याद होगा हुकूमत ने भी कहा था कि हम वीजा देने को जो है वो तैयार हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं। तो वो क्या मामला हुआ था फिर? वहां जो है वो पहले उनके आने का फैसला क्यों नहीं हो सका? नहीं, उसके बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो फिर क्यों उनका मुअख्खर हुआ, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने खुद कैटेगोरिकली कहा है तो हो सकता है इंशाल्लाह वो जनवरी में आए। ये भी एक देखें, पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम और सियासी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो बेटे जो पॉलिटिकल नहीं है उनको अपने वालिद के लिए, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, ना अदालत से कोई रिलीफ मिली, ना कोई पॉलिटिकल कोई रिलीफ मिली, बगैर किसी उसके जुर्म के उसको, उनकी वाइफ को आपने 800-850 दिनों से अंदर डाला हुआ है। तो ये उनका इधर आना ही पाकिस्तान के इस पूरे जुडिशल सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहां हम इस चीज पे दुखी हैं, जैसे आज एक जुडिशरी के लिए आज एक दुख वाला दिन है जो जस्टिस साहब के साथ, आज जहांगीरी साहब के साथ हुआ है, लेकिन इस जुडिशरी को यह भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी। हमारा लीडर भी उसके लिए जेल में गया, तमाम सियासी क़यादत, यहां मैं एक बात करूंगा, वैसे तमाम सियासी क़यादत ने उस वक्त, आज से 10-12 साल पहले जब आप और मैं शायद स्टूडेंट थे, तो सबने स्टैंड लिया, बेनजीर साहबा ने स्टैंड लिया, मियां साहब निकले लॉन्ग मार्च पे, इमरान खान साहब जो है वो जेल तक गए जुडिशरी के लिए। ये जुडिशरी जब आजाद हुई, क्या वो हक अदा हुआ? ये एक और सवाल कि जब जस्टिस इफ्तिखार साहब आए, वो एक और कहानी जिस तरीके से फिर हुआ। ये जो इमरान खान साहब 850 दिनों से जेल में है, मैं आज हम कहते हैं ना कि सो मोटो नोटिस होना चाहिए, क्यों खत्म कर, क्यों नहीं सो मोटो नोटिस लिया एक साबिक वज़ीर आज़म पे? देखें, मुझे एक बात बताएं अपना रहमान साहब, जब सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो था तो एक बोतल पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उस पे सो मोटो हो गया था, आपको याद होगा। एक साबिक वज़ीर आज़म पे वजीराबाद में लाइफ अटैक हो गया, उस पे सो मोटो नहीं था। इमरान खान साहब जैसा लीडर जो है वो जेल में पड़ा, उस पर कोई सो मोटो नहीं था। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये 27वीं तरमीम खत्म हो या जुडिशरी की वो वापस जो तनतना है वो बहाल हो, लेकिन जब बहाल हो तो फिर हम सब इसको सोचें कि यार अवाम की एक्सपेक्टेशन है और अदलिया को डिलीवर करवाना है। अली भाई, ये जस्टिस जहांगीरी साहब वाला जो मामला है, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? अपने स्टैंड की सजा मिल रही है, जाहिर बात है फैसला है, फैसले के जी देखिए हुकूमत उनके पीछे पड़ गई। मैं अदालत के फैसले पे तो मैं कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हुकूमत जिसने ये केस बनाया, तो हुकूमत आजकल जिस तरह वो चल रही है, जिस तरह वो चलाई जा रही है, या जो भी आप उसको लफ्ज दें, ये जो 6 जजेस ने पिछले साल कंप्लेंट की थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी कंप्लेंट आ गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो 6 जजेस ऑनरेबल जज साहबान, उस पर तो कोई अमल नहीं हुआ। हुकूमत क्यों पीछे पड़ी इन जज साहब के? क्योंकि वो शायद हुकूमत के सामने सर तस्लीम हम नहीं करते थे, वो अपने जमीर के मुताबिक खड़े हो गए। तो फिर जो पाकिस्तान में जमीर के मुताबिक खड़ा हो तो सजा तो फिर बनती है ना। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती कलअदम करार दे दिया और उन्हें जज के ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने इस डिग्री केस से मुतालिक फैसला सुनाया। अदालत ने वजारत कानून को तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी दे दिया है। इस फैसले में यह कहा गया है कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे, उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी, वो जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने, सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी
करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि उनकी बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। जस्टिस तारक जहांगीरी की तैनाती कलअदम करार देने के मामले पर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने कल हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। हड़ताल नोटिस के मुताबिक वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े भी मामलात हैं। एक तो इमरान खान के बेटों ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने वीज़े के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी है और वो जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया है जब इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर मुलाकात ना होने के खिलाफ जो है वो धरना भी दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई करार उन्हें देने का आगाज़ भी कर दिया है और अदालत के अहकामात पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुल्ज़मान की तलबी के नोटिस भी जारी जो है वो किए गए हैं, आवेज़ा कर दिए गए हैं। अब ये जो मामलात हैं इनको हुकूमत किस तरह से देखती है, इस पर जो है वो प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। और बैरिस्टर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अकील मलिक साहब जो है वो वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जस्टिस जहांगीरी से मुतालिक उनकी डिग्री का जो मामला था, इस फैसले को बैरिस्टर साहब हुकूमत किस तरह से देखती है, मैं इस पर आपकी जो है वो राय जानना चाहता हूँ। रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल हुकूमत तो इसमें ना फरीक थी, ना हुकूमत इसमें पार्टी है, ना हुकूमत का कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये तमाम तर मामला जो है उनकी कुछ न कुछ अनोमलीज़ थी उनकी डिग्रीज़ के अंदर, और जो बिलखुसूस उनकी LLB की डिग्री थी उसके रोल नंबर्स के हवाले से जो अनोमलीज़ थी, जो कराची यूनिवर्सिटी ने भी बात की, फिर वहाँ पे कुछ पिटिशन्स हुई, फिर यहाँ पे हुई। अब ये आज का फ़ैसला जो आया है, बिल्कुल ये एक फ़ैसला है और उस पर मैं कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी हद तक तो एटलीस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात की जाए तो हमें सिर्फ ये डी नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर है वही कहा गया है अदालत की तरफ से, और अदालत का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल हमें बसीयत हुकूमत जो है वो हम उसको मनोहन तस्लीम करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इससे आगे तो ना कोई और मैं इससे कमेंट कर सकता हूँ, ना कमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर मामला जो है अदालत के अंदर था और अभी वैसे भी शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसकी कोई डिटेल रीजनिंग सामने नहीं आई कि क्या चीज़ें कंसिडर की गई हैं, क्या क्या चीज़ें या क्या जो मटेरियल है वो उन्होंने कंसिडर किया है जब तमाम तर रिकॉर्ड अपने सामने उन्होंने मंगाया। तो अब ये देखने वाली बात है, फिलवक़्त तो मैं इस पर इतना ही कहूँगा। जी ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब जो इमरान खान से उनके अहले खाना और पार्टी के लोगों की मुलाकात का मामला है, अब हुकूमत इस बात पर जोर देती आई है कि ये मुलाकात करते हैं फिर सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो क्या ये मामला सिर्फ सियासी गुफ्तगू का ही है? क्या उसी वजह से जो है वो ये मुलाकात जो है वो नहीं हो रही, या आपको लगता है कि ये मामला उससे बढ़कर भी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल असल जो बात है वो ये है कि आपका लॉ ऑफ द लैंड जो है, कानून जो है, या जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं वो ये परमिट नहीं करते कि आप सियासी गुफ्तगू करें। लेकिन इनकी बहनों से लेके इनके वकला से लेके तमाम तर लोग जो हैं वो एक ही मकसद के लिए इनसे मुलाकात करना चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह जो है उनसे मुलाकात करें और फिर उस मुलाकात के बाद जो एक बयानिया बनाने का तमाम तर खेल है वो खेला जाए, चाहे वो मुल्क मुखालिफ बयानिया ही क्यों ना हो, मुल्क दुश्मन मुखालिफ जो है बयानिया क्यों ना हो। और ये तमाम तर चीज़ें मतवातिर तौर पे देखने को मिली हैं। उनकी जो तकरीबन लगभग 525 ट्वीट्स जो उन्होंने की हैं उसमें कोई एक ट्वीट भी ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान की खैर खाई की बात की गई हो या पाकिस्तान की मफाद की बात की गई हो। तमाम तर बातें वही की गई जो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे के हवाले से हो, उसको परवान चढ़ाना या उनकी लाइन को टो करना। और फिर उसमें ये भी नहीं पता कि इनका एक्स का अकाउंट कौन चला रहा है, और वो तमाम तर बातें जो हैं वो जब करते हैं तो उसको फिर तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है और जिस हवाले से पेश किया जाता है उनकी बहनों के थ्रू, उनके वकला के थ्रू, ये भी एक देखें कंसर्न है। तो जब आप सियासी बात कर ही नहीं सकते, सियासी गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, तो फिर बयान या वहाँ से हुक्म सादे फरमाने का जो तमाम तर सिलसिला है वो भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इसको इस हवाले से देखने की ज़रूरत है।
बिल्कुल हम मुतवातिर तौर पे कहते रहे कि आइन और कानून के मुताबिक ही मुलाकात होगी, और मुलाकात का वाहिद यही रास्ता है कि जो आपने अंडरटेकिंग अदालत में दी है आपके सेक्रेटरी जनरल ने कि हम मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हाता अडियाला के बाहर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, और उसके साथ साथ हम किसी किस्म की सियासी बात नहीं करेंगे, और जो रूल्स जिस चीज़ की में ममानियत है, तो जाहिर बात है जब आप खुद वायलेशंस करेंगे फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या आपकी मुलाकात हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और जो खबर आई और वो इंटरव्यू बल्कि आया, वो इमरान खान के बेटों का जो उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। अब ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जबकि उनके बेटे पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, तो क्या हुकूमत के उनके यहाँ आने में कोई रुकावट तो नहीं डालेगी? नहीं, देखिए बिल्कुल हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है उनके आने में रुकावट डालने की। हम तो बल्कि ये कहेंगे जी आए हूँ, 100 बिस्मिल्लाह, आप आएँ, बिल्कुल आएँ। आपको तो 2-2.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। हमारा माशरा, हमारा कल्चर तो इसी चीज़ का तकाजा करता है कि अगर ख़ानदान के एक शख्स के ऊपर अगर कोई मुश्किल वक्त आया हो या वो किसी ऐसी मुश्किल में हो, तो बिल्कुल उसकी फैमिली वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फैमिली वैल्यूज़ तो जो हमारी मशरकी फैमिली वैल्यूज़ हैं वो तो यही डिमांड करती हैं और यही तकाजा होता है। हमारे घरों में तो इसी तरह होता है कि ख़ानदान के तमाम तर लोग जो हैं एक दीवार बन के जो है ख़ानदान के साथ होते हैं। बिलखुसूस जो औलाद होती है, अगर वालिदैन किसी ऐसे मुश्किल टाइम से गुजर रहे हों, तो बिल्कुल इनको तो पहले आ जाना चाहिए था, ये नहीं आए। लेकिन झूठ पे झूठ रहमान साहब बोला जा रहा है और मुतवातिर तौर पे झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है, उस इंटरव्यू में भी कहा कि हमने वीज़ा अप्लाई किए हैं। आज से 2 माह पहले भी यही बात की थी कि वीज़ा अप्लाई किए हैं, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद वफाकी जो हमारी वजारत दाखिला के वज़ीर मुमलिकत हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने ओपन ऑफर इनको की। उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर आपको वीज़ा इशू किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप अपना वो ट्रैकिंग आईडी दें। आज दिन तक इनके ख़ानदान के एक शख्स ने भी रब्ता नहीं किया, ना ही उन्होंने वो ट्रैकिंग आईडी भेजा, बल्कि अपने तय जब चेक किया तो वीज़ा भी अप्लाई कोई भी नहीं हुआ। तो अब बात यह है कि झूठ तो मत बोलें। अगर आपने नहीं आना अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए, तो कम से कम कौम के बच्चों को जो है आप आए रोज़ जो धकेलते हैं या उनको आप मजबूर करते हैं कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बैरिस्टर साहब, वज़ीर आला केपी के हवाले से भी इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने कार्रवाई का आगाज़ किया है, लेकिन उनके और भी बहुत सारे कानूनी मामलात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सोहेल आफरीदी हैं वो मुश्किल में हैं कानूनी तौर पर या आने वाले हैं? देखिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, और बिल्कुल मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि उनके खिलाफ जो 26 नवंबर के हवाले से या अक्टूबर के टाइम के हवाले से या दीगर जो केसेस हैं उनके ऊपर जिनकी तफ्तीश जो है वो जारी है, और जो उनके वारंट्स भी निकले हैं, और जो फिर इश्तिहारी का सारा अमल है जो एक एब्सकॉन्डर का होता है, वो तो देखें ना, वो एक जारी है। लेकिन अब उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस हद तक जो है वहाँ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं। वो अपने एक प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, उनकी अपनी एक सिक्योरिटी डिटेल उनके साथ होती है। तो हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर भी कोई ऐसा किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल उनके ऊपर जो इश्तिहारी होने की जो कार्रवाई है, जो डिक्लेयर करना होता है एब्सकॉन्डर, वो तमाम तर कार्रवाई तो अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारी तो हम तो यही कहेंगे कि वो अपने आप को सरेंडर करें या अदालत से रुजू करें, और अदालत में अपने वकील के थ्रू असालतन या वकालतन वहाँ पे अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। प्रोग्राम में जो है वो बात कर रहे थे, और हुकूमत इन मामलात पर जो राय रखती है, वो जिस तरह से इन इशूज़ को देखती है, वो बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती जो है वो उसको कलअदम करार दे दिया और आज जो फैसला आया उन्हें जज के ओहदे से हटाने का भी हुक्म दे दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था जिसने डिग्री केस के हवाले से ये फैसला सुनाया। अदालत ने वजारत कानून को तारिक महमूद जहांगीरी को जो है वो डी नोटिफाई करने का भी जो है वो हुक्म दे दिया है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि उनके एलएलबी की डिग्री दुरुस्त नहीं थी, उनकी बतौर जज तैनाती जो है वो गैर कानूनी थी। अब ये जो मामला है इसका बैकग्राउंड क्या है और ये जो फैसला है इस पर बात करने के लिए फयाज महमूद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस इशू को कवर भी करते रहे हैं। फयाज से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फयाज, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ ये जो आज फैसला आया है जिसमें इन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है, ये केस बेसिकली था क्या? इसका बैकग्राउंड जो है वो सबसे पहले जो है वो आपसे समझना चाहते हैं। जी देखें रहमान, सबसे पहले तो इसका अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो ये जून 2024 में एक दरखास्त दायर की थी एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से। उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनकी डिग्री दुरुस्त नहीं है बल्कि बोगस है, और उन्होंने इस्तदा की थी कि जब उनकी डिग्री ही दुरुस्त नहीं है तो उनको के खिलाफ इंक्वायरी करके उनको काम से रोक दिया जाए। अब इस पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात थे और उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक, और इस पे एक आज समाअत हुई, लेकिन उसके बाद ये मामला फाइलों में दब गया और पड़ा रहा। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर आए तो उसके बाद अब उन्होंने इस केस को जब फिक्स किया सितंबर में, तो उस वक्त जो है उनको काम से रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि वो काम नहीं कर सकते, जुडिशियल वर्क से रोक दिया। लेकिन उस वक्त तक दरखास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी बरकरार थे, बल्कि उनको नोटिस भी नहीं किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से इस फैसले को कलअदम कर दिया और बल्कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात भी उठाए गए, हत्ता कि जो है हुकूमती वकला ने भी उस फैसले का दिफा नहीं किया, इवन कि जो दरखास्त गुजार हैं वो भी उस फैसले का दिफा नहीं कर सके थे। जिसके बाद ये कलअदम होने के बाद मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है समाअत की और सबसे पहले उन्होंने एचईसी से कहा कि आप मुतलका यूनिवर्सिटी से जो रिकॉर्ड है उनकी डिग्री का वो ले आए, हम मेरिट पे नहीं जा रहे बल्कि सिर्फ रिकॉर्ड को देखेंगे। अब जब रिकॉर्ड आ गया तो उन्होंने इस रिकॉर्ड का जायजा लिया। रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस भी कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप 3 दिन में जवाब दें। फिर जब 3 दिन में जवाब देने की बारी आई पिछली हेयरिंग पे, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद पेश हो गए और उसके बाद उन्होंने जो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के ऊपर जो है अदम एतमाद कर दिया और उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ मैं, क्योंकि इनफैक्ट कोर्ट अपील मेरी जो है फेडरल जो है आईनी कोर्ट है उसमें मौजूद है, तो केस नहीं सुन सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल बेंच का मामला था, आपने डिवीजन बेंच तश्कील देके जो मेरा हक है इनका कोर्ट अपील सलब कर दिया। बहरहाल उसके बाद अदालत ने उनको 3 दिन का वक्त दिया, तो कल उनकी जानिब से 3 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर दी गई। उसमें उन्होंने एक तो 1 महीने का वक्त मांगा, दूसरा सिंध हाई कोर्ट में जब तक ये मामला पेंडिंग है तब तक उस पर मांगा, और फिर एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज भी आयद कर दिया कि आप के खिलाफ मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जा चुका हूं और इस फैसले को हमने आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने अकरम शेख एडवोकेट और साथ ही बैरिस्टर सलाहुद्दीन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए खिदमत ले ली। आज की जो समाअत थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि तो रजिस्ट्रार को बुलाया गया था रिकॉर्ड के साथ, और वो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी आज कोर्ट में आए और उन्होंने आके वो तमाम रिकॉर्ड पेश किया जो 1989 से लेके उस वक्त जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसकी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो तमाम तक चीजों को कॉन्फ्रंट किया गया। उस पर जाहिर वकला की जानिब से, अकरम शेख एडवोकेट की जानिब से बहुत एतराज भी उठाया गया और उस पर बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई और जो है तल्ख जुमलों के तबादले भी होते रहे। बस उस पे जब उन्होंने रिकॉर्ड पेश किया तो उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि एक तो ये थी कि जो उनकी इनरोलमेंट थी वो दुरुस्त नहीं थी उस वक्त। एक उन्होंने कहा कि जो पार्ट 1 की इनरोलमेंट थी वो नईमुद्दीन के नाम पे की गई और फिर पार्ट 2 की LLB पार्ट 2 की वो इम्तियाज नामी जो रोल नंबर था उसके ऊपर किया गया, तो इनकी इनरोलमेंट ही नहीं थी। फिर इन्होंने 3 साल तक के लिए इनको महदूद कर दिया गया था। फिर 1992 में इनको इजाजत थी, लेकिन इन्होंने उसी वक्त ही चीट करके
वो जो है इम्तिहान दे दिया और इनकी वो पूरा जो प्रोसेस था वो बोगस था, उन्होंने करार दिया, जिसपे अकरम शेख एडवोकेट ने भी आर्गुमेंट किया और आर्गुमेंट करने के बाद अदालत ने उस पर फैसला महफूज किया और महफूज करके अदालत ने फैसला सुनाया। तो उन्होंने अपने फैसले में यह करार दिया है कि जब उनको तैनात किया जा रहा था तो उनकी डिग्री अब वो वैलिड नहीं थी। जब वो डिग्री ही वैलिड नहीं है तो बनने के लिए आपको वैलिड डिग्री चाहिए। जब आप वकील ही नहीं बन सकते तो तैनाती जो है वो उसी की जिसकी बुनियाद पर हुई है, वो डिग्री जो है वो तैनाती जो है वो भी जो है वो दुरुस्त नहीं। लेकिन इसमें अब जो रिएक्शन आ रहा है, इसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो क्या कह रही है? उन्होंने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, इसमें आज इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे राजा अलीम अब्बासी साहब, वो भी पेश हुए थे और उनकी जानिब से जो है आर्गुमेंट्स किए गए थे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा था कि आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं कि इस तरह तो आइंदा कल को कोई भी दूसरा जज अपने साथी जज को घर भेज देगा। तो उस पर जो है बहरहाल जो वकला तंजीमें हैं वो तकसीम है। देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो बारहा ऐलान कर चुके हैं कि हम जजेस की जो लड़ाई है वो नहीं लड़ेंगे, जजेस अपनी लड़ाइयां खुद लड़ें। और लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बार है वहां पे नईम गुजर साहब हैं, वो स्टूडेंट भी हैं जहांगीरी साहब के, तो वो पहले दिन से पेश भी हो रहे हैं और वो मुसलसल कोशिश भी कर रहे थे कि उनको भी सुना जाए। तो कि उनकी एसोसिएशन को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है बार एसोसिएशन उसको सुनेंगे। तो अब जाहिर है वकला तंजीमें तो जो है उसमें तकसीम दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल इस पे जो रद्दमल आ रहा है वो तो जो है उस पर पीटीआई ने रद्दमल दिया है, बाकी तंजीमें भी दे रही हैं और वकला जो है वो जो है चाहे मुहैया यही है कि अभी फिलहाल तो वफाकी आईनी अदालत पे ये मामला जाएगा और वही देखेगी कि अब इस केस का फेट क्या होता है, क्योंकि यहां से उनको कर दिया गया और तकरीबन फैसला आने से आधा घंटा पहले जस्टिस जहांगीरी घर चले गए थे। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो उनका चैम्बर में अपना एक पर्सनल जो सामान उन्होंने रखा हुआ था वो उन्होंने कुछ दिन पहले ही यहाँ से मुंतकिल कर दिया था, बल्कि उनसे बात भी हुई थी हमारी। तो हमने पूछा था, उनका देखें पहले आप दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट हो रही है, तो पहले भी हम जब शिफ्टिंग हुई थी तो हमारी बहुत सी चीजें इधर उधर हो गई, मिसप्लेस हो गई थी, तो अब मैं नहीं चाहता कि मिसप्लेस हो। लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से जो मेरी उनसे आखिरी जो मुलाकात हुई तो वो उससे खासे मायूस थे और शायद लग रहा था कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा तो नहीं था, अलबत्ता वो आज इस तरीके से उनको निकाल बाहर किया गया। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इस केस के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हालिया रिपोर्ट में तालिबान के इस दावे को मुस्तरद किया गया है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। रिपोर्ट में तालिबान के मौक़िफ़ को नाकाबिले एतबार करार देते हुए यह खबरदार किया गया है कि हमसाया ममालिक तेज़ी से अफगानिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब समझ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तजियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान मुसलसल इस बात से इनकार करते रहे हैं कि अफगानिस्तान में किसी दहशतगर्द ग्रोह की मौजूदगी है या वहां से सरहद पार हमले किए जा रहे हैं। ताहम यह दावा हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दाइश खुरासान, टीटीपी, अलकायदा, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और बाज़ गिरोहों ने अफगान सरजमीन को बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है और कई अफगान सूबों में इसकी मौजूदगी बरकरार है जहां इसे तरबियत और तंजीम नौ के मौके मैसर है। दूसरी तरफ दाइश खुरासान को तालिबान का मुखालिफ करार दिया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद यह ग्रोह अपने हमले जारी रखे हुए है। आज इसी हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि सलामती कौंसिल की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक और तायीद करती है और ख़ास तौर पर टीटीपी और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासर का जिक्र इसमें मौजूद है। उन्होंने अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि यह खित्ते में अमन व सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से हम आहंग हैं और दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को
इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद।